चले जी, लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली क्या है, इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली कंपोनेंट आल्सो। ठीक है, एक कंपोनेंट का नाम पोटेंशियोमीटर है। एंड यहाँ पे जो हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिजाइन, स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ अ सर्किट। ठीक है ना। दिस डिजाइन ऑफ अ सर्किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल मेथड। अच्छा, अब ये नल मेथड क्या है इसको भी हम समझेंगे, इसके यूजेस क्या है उसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके डिजाइन को, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ताकि इसका नल मेथड का कॉन्सेप्ट और इसका जो डिजाइन है वो, उसका जो यूजेस है वो वैसे ही समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले इस सर्किट के अंदर एक आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर यूज किया जाता है। ठीक है, अ वायर इज यूजली प्लेस्ड इन सीरीज विद, सॉरी, पैरेलल टू एनी बैटरी। ठीक है, इसको इस तरह लगा दिया गया। तो आपके पास ये नॉर्मल कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, और जो रेजिस्टिव वायर होगा उसको एग्जामिनर थोड़ा सा बोल्ड करके शो कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट कलर से शो कर दिया। ठीक है, बात वो स्टार्ट करेगा बाय द टर्म यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। अच्छा, अब इस वर्ड यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर के मतलब एक्चुअली क्या है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर के आगे मतलब हो गया कि इसकी रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट वेरीज लीनियरली विद द लेंथ। वाई लीनियरली विद द लेंथ? द टर्म यूनिफॉर्म सेज दैट के अक्रॉस द लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, आधे मीटर का है, 70 सेंटीमीटर का है, जितनी भी इसकी लेंथ है, अक्रॉस द लेंथ हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो फिक्स्ड है। मतलब कहीं से डायमीटर में खराबी ना हो। जैसे प्रैक्टिकली आप लोगों ने लैब्स वगैरह में ये परफॉर्म किया होगा तो देखा होगा कि इसमें अक्सर वायर हमारे पास अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ है जगह से, तो किसी जगह से, तो वहां पे उसका डायमीटर अफेक्टेड होता है, राइट। तो इसका डायमीटर यूनिफॉर्म होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो जो है आपके पास वो यूनिफॉर्म है। अब हमने इससे इस बात से क्या समझना है, क्या चीज अज्यूम करनी है जब वो आपसे बोले कि जनाब इसकी जो रेजिस्टेंस है इट्स ए यूनिफॉर्म वायर। लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो वायर है इसकी लेंथ आपके पास है 100 सेंटीमीटर की, और इस वायर का जो आपके पास रेजिस्टेंस दी हुई है, टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इज, लेट्स से, 1000 ओम्स। इतनी बड़ी वैल्यू देता नहीं है, लेकिन चले मैं 100 ओम्स कर देता हूँ, जो नॉर्मल वैल्यूज आती हैं आपके पास, तो हम इसको 100 ओम्स सपोज कर लेते हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि मैं अगर पॉइंट इस्तेमाल करूँ, लेट्स से कि इसको मैंने कहा पॉइंट ए, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट बी, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वुड बी 100 ओम्स। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर मैं इसके इक्वल डिविजन्स करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्टली हाफ पे इसकी रेजिस्टेंस मेजर करूं, ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इस पॉइंट को मार्क करता हूँ एक्स, तो आर ए एक्स, लेट्स से मैंने कहा 50 सेंटीमीटर का है, तो आपके पास इसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट वुड बी ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, मतलब एग्जैक्टली हाफ। अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि 1/4 ऑफ लेंथ के ऊपर मौजूद है, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई चीज मौजूद है, लेंथ आपके पास है 25, तो इसका मतलब है कि वहां पे रेजिस्टेंस भी आपके पास 1/4 होगी, दैट वुड बी 100। ठीक है, सॉरी, 25 ओम्स। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक रिलेशन ये बना सकता हूँ कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट वेरीज लीनियरली। तो मैं यूं कहूंगा कि अगर एंटायर लेंथ एल के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी दैट वाज आर, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक अननोन लेंथ है, उस अननोन लेंथ को मैं मार्क कर देता हूँ डी से। अब ये अननोन लेंथ है, तो मुझे अननोन लेंथ के ऊपर इसकी वो चाहिए, तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा कि एट द लेंथ ऑफ डी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी थीटा। फॉर एग्जांपल एक अननोन वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। यूनिटरी मेथड के हिसाब से आई गेट अ रिलेशन कि जो आपके पास थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू
डी ओवर एल इंटू आर। सिंपल है। लेकिन हम इस बात को इस तरह नहीं लिखते, हम इस बात को लिखेंगे आर को न्यू डिनोमिनेटर में लाकर। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि जिस रेशियो से या जो फ्रैक्शन आपके पास लेंथ का है वही फ्रैक्शन आपके पास रेजिस्टेंस का होगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म होने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली विद लेंथ। अच्छा, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज विद लेंथ का क्या मतलब है, अब उसको दूसरी डायग्राम में देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था दैट वाज 12 वोल्ट। ठीक है, और इसकी लेंथ अगेन मैं कहता हूँ कि लेंथ लेट्स से वाज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एट द लेंथ ऑफ 100, मतलब अगर मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेता हूँ लेंथ। ठीक है, तो ये जो आपके पास लेंथ थी दैट वाज 100 सेंटीमीटर, और इसके अगेंस्ट जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वी ए बी दैट वाज 12 वोल्ट्स। अगर मैं लेंथ की वैल्यू लेता हूँ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल भी हाफ हो जाने वाला है दैट इज 6 वोल्ट्स। राइट, अगर मैं अपना पोटेंशियल मेजर कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हाफ लेंथ के ऊपर, तो ये आपके पास 6 वोल्ट्स आएगा। राइट, अगर मैं क्वार्टर लेंथ के ऊपर पोटेंशियल मेजर करूंगा 25 सेंटीमीटर के ऊपर, तो पोटेंशियल मेरे पास आएगा 3 वोल्ट्स। तो कहने वाली बात यह है कि जिस तरह हम लोगों ने रेजिस्टेंस का रेशियो देखा कि लीनियरली चेंज हो रही है, इसी तरह आपके पास पोटेंशियल भी लीनियरली होगा कि यहाँ पे 6, 3, 9, फर्दर 1, 2, 4 ऐसे लीनियरली चेंज हो रहा हो। तो यही रेशो मैं यहाँ पे इस तरह भी बना सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी में अननोन लेंथ की बात करूँ, और मैंने इस अननोन लेंथ की वैल्यू लेट्स से मैंने कह दी एक्स या डी ही सपोज कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में डी रखा था। ठीक है, तो कंक्लूड हम ये करेंगे कि जो रेशो लेंथ का होगा डी ओवर एल, वही रेशो आपके पास वोल्टेजेस का होगा। मतलब वी ए डी डिवाइड बाई वी ए बी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा दैट वाज, चले हाउ डू वी नो कि पोटेंशियल ड्रॉप्स फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज बेटा यूजली जो हम पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं वो हायर माइनस लोअर लेंगे, ए माइनस बी इसलिए क्यों किया, क्योंकि आपके पास ए वाज एट दी हायर पोटेंशियल +12 और ये आपके पास जीरो पोटेंशियल पे था, इसलिए ए माइनस बी होता फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज खास मेंशन करनी है जिसको मेरे ख्याल से ऑब्वियस है। वी ऑल नो दैट कि वी ए बी इज इक्वल्स टू द ई एम एफ ऑफ द बैटरी, दैट इज हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 12 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस भी, वोल्टेज भी लीनियरली वेरी हो रहा है और रेजिस्टेंस भी लीनियरली वेरी हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप फिक्स्ड इन योर माइंड जब आप पोटेंशियोमीटर का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर की फर्दर वर्किंग की तरफ आओ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब फर्दर वर्किंग की तरफ आओ। देखो, पोटेंशियोमीटर में आप सर्किट पोटेंशियोमीटर के साथ किस तरह वर्क करता है। सर्किट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्किट शो कर रखा हुआ है। इस सर्किट का मैं ईएमएफ ई कहता हूँ। ठीक है, आपके पास एक रेजिस्टिव वायर है, उसकी रेजिस्टेंस को हम आर का नाम दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, अननोन वैल्यू समथिंग, लेट्स से कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, बीच में आपके पास यहां से फ्रॉम पॉइंट एक्स कह दूं मैं इसे, फ्रॉम पॉइंट एक्स आपके पास एक मूवेबल स्लाइडर मौजूद है। इस स्लाइडर को मैं किसी भी एक पॉइंट पे रख सकता हूँ, और अब ऊपर वाली नॉलेज को इस्तेमाल करेगी कि मैं जिस पॉइंट पे रखूंगा उतनी रेजिस्टेंस में कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है
तो इतनी रेजिस्टेंस अक्रॉस, मतलब इतने, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे रखा हुआ है तो वोल्टेज कम होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे रखा है तो वो वोल्टेज होगा एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया है, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। अब अगर गौर से देखो तो आपके पास ए ओ इज पैरेलल टू आर वन, ठीक है, एंड ओ बी इज पैरेलल टू आर टू, राइट। अब जहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, लेट्स से इसकी लेंथ थी एल और मैंने इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा वो डिवाइड हो रहा होगा ई अपॉन टू, और यहाँ जो डिवाइड हो रहा होगा वो हो रहा होगा ई अपॉन टू। सिंस आपके पास आर वन और आर टू पैरेलल में प्लेस है, तो इसको जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो अगेन ई अपॉन टू मिल रहा होगा, और इसको जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो ई अपॉन टू मिल रहा होगा। ठीक है। तो इस बात को जरा मैं लिख दूं ताकि याद, कंपेयरिंग में चीजें याद रहें। मैं कहूँ कि पहली सिचुएशन मैंने कही, स्लाइडर जो रखा हुआ है हमने एट मिड पॉइंट, स्लाइडर इज एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखा हुआ है तो आधी आधी रेजिस्टेंस डिवाइड हो रही होगी, आधा आधा पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। तो मैं इसको इस तरह कहूंगा कि आपके पास वी ए ओ बराबर होगा वी ओ बी, एंड दैट वुड बी ई अपॉन टू। लाइक अगर वो 12 था तो 6 और 6 में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल को कह रहा हूँ वी वन, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल को मैंने कहा वी टू, तो क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वी वन और वी टू जो होगा वो बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास अगेन ई अपॉन टू, वही 6 और 6 को। नाउ लेट्स से कि मैंने स्लाइडर को मूव करवाकर एक नई पोजीशन पे लेकर के आ गया। ठीक है। अब वो नई पोजीशन क्या है, लेट्स से कि वो नई पोजीशन कुछ ये वाली पोजीशन है। स्लाइडर को आप यहाँ लेकर के आते हो। अगर आप स्लाइडर यहाँ लेकर के आते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये जो लेंथ है दिस इज एल अपॉन फोर, और ये जो लेंथ है आपके पास ये 3L/4 है। अब आपके पास ए ओ और ओ बी का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास स्लाइडर, मैंने बोला स्लाइडर एट L/4 फ्रॉम ए, ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल अनइक्वल हो जाएगा अब आपके पास। और पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा होगा, जिस तरह आपके पास ये वेरी किया था रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस ऑफ ए ओ वो होगी आपके पास R/4, ये सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं चीजों पर। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ओ बी वुड बी 3R/4। अब जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100 थी तो 25 और 75। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वोल्टेजेस की बात करूंगा, ए से लेके ओ तक के जो वोल्टेज होंगे वो आपके पास होंगे E/4, और ओ से लेके बी तक के जो पोटेंशियल होंगे दैट वुड बी 3V/3E/4। ठीक है, दैट वुड बी 3E/4। अच्छा, यही पोटेंशियल आपके पास R1 के अक्रॉस जाएगा, तो ये इसको मैं V1 कह दूं, और यही पोटेंशियल आपके पास V2 के अक्रॉस जाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि स्लाइडर को जब मैं मूव कर रहा हूँ तो जो पोटेंशियल इस रेजिस्टिव लेंथ का आ रहा है तो वो ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस आएगा। ठीक है। और जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ रहा है वो ही इसके अक्रॉस आएगा। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं दो लैंप्स, ठीक है, और स्लाइडर को मैं रख दूं सेंटर में, तो दोनों इक्वल ब्राइटनेस पे जल रहे होंगे क्योंकि दोनों को इक्वल पोटेंशियल मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं स्लाइडर को लेट से टुवर्ड्स ए मूव करता हूं तो इसका पोटेंशियल कम होगा जिसके पैरेलल लगा हुआ है ये वाला लैंप,
तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी और इसको ऑटोमेटिकली ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर दैट वी ऑल नो। अब तक जो हमने बातें की थी वो हमने इसकी सिर्फ बेसिक समझी। अब समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वर्क किस तरह करता है, पोटेंशियोमीटर को एक्चुअली, और हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब गौर से समझिएगा, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आई होप। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन, दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द बेसिक वेरी सिंपल डिजाइन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले आपके पास जो सेल लगा हुआ होता है अलोंग विद द वायर, इसे आप ड्राइवर सेल या ड्राइवर्स बैटरी कह रहे हो। इसको मैंने E1 का नाम दिया। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास एक और सेल लगा हुआ है, इसको मैं टेस्ट सेल कहूंगा। इसको मैंने E2 का नाम दिया। ठीक है, टेस्ट सेल के साथ आपके पास लगा हुआ है एक एमीटर और साथ में जुड़ा हुआ है एक स्लाइडर, डेफिनेटली जो अभी जिस तरह काम कर रहा था। इन पॉइंट्स को हम पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, और ये जो मूवेबल पॉइंट है इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ। राइट, अब गौर सुनिएगा, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक करंट होगा जो यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा ड्यू टू दी ड्राइवर सेल, एक करंट होगा जो इस लूप पे फ्लो कर रहा होगा ड्यू टू दी टेस्ट सेल। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यहाँ पे जो ड्राइवर सेल से करंट आ रहा है और यहाँ पे जो आपके पास टेस्ट सेल से करंट आ रहा है, दैट वुड बी एडेड अप, जो कि इस रेजिस्टिव पार्ट के अंदर जा रहा हो। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई करंट यहाँ पे जो आ रहा है वो इसके अंदर भी जा रहा था और यहाँ भी जा रहा था, मतलब अगर करंट इस टेस्ट सेल के अंदर जा रहा है तो टेस्ट सेल आपके पास चार्ज अप हो रहा होगा। हो सकता है कि दोनों चार्ज अप नहीं हो रहे थे, दोनों करंट प्रोवाइड कर रहे थे, वो पहली वाली सिचुएशन। ठीक है, इस वक्त अगर मैं सिर्फ इस वाले करंट की बात करूंगा, ठीक है, ये जो आपके पास इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट्स से इसकी कोई सी भी एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ लगानी चाहिए थी, तो लेट्स से कि कोई एक रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ जो आपके पास करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा उसको देखिए। आपके पास सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि वी एक्स वाई की वैल्यू क्या है। वी एक्स वाई आपके पास है ड्राइवर सेल्स के बराबर। ठीक है ना, अच्छा, और वी एक्स ए वो आपके पास डिपेंड करता है कितनी लेंथ है। अब अगर मैं यहां से इसकी लेंथ वेरी करता हूं तो इसके पोटेंशियल वेरी हो रहे होंगे, जो भी हम देख कर आ रहे हैं, और जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल है वो एक्चुअली पैरेलल में लगा हुआ है इस टेस्ट सेल के। राइट, होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेस्ट सेल से टेस्ट सेल इज ग्रेटर देन वी एक्स वाई, पहली सिचुएशन अगर मैं बोलूँ कि E1 E2 इज ग्रेटर देन वी एक्स वाई, तो यहाँ पे अभी नहीं होगा, जब करेंगे नल पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है ना, अभी कर देंगे बाद में इसको। ठीक है ना, तो करंट जो होगा ना आपके पास वो लूप, मैं इसका नाम दे देता हूँ, करंट जो होगा आपके पास इस लूप के अंदर वो क्लॉकवाइज जा रहा होगा। तो करंट जो होगा आपके पास वो क्लॉकवाइज जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल E2 इज लेसर देन वी एक्स वाई, मतलब यहाँ का पोटेंशियल वॉज लेट से 4 वोल्ट और बैटरी खुद 2 वोल्ट की थी, तो बेटा आपके पास अब जो करंट जा रहा होगा वो बैटरी के अंदर जा रहा होगा, बैटरी चार्ज अप हो रही होगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। सही है, अच्छा, अब मैंने क्या किया जरा गौर से समझिएगा, मैं यहाँ से लेंथ स्लाइडर को मैंने स्टार्ट किया और मैं इसको बढ़ाता चला जा रहा हूँ, मैं इसको इस पॉइंट पे लाया, इस पॉइंट पे लाया, इस पॉइंट पे लाया, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मेरे पास वी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जो भी करंट जा रहा होगा इस लूप के अंदर दैट वुड बी E2 माइनस वी एक्स वाई इंटू आई
आर, ऐसा है। जो भी एक रेजिस्टेंस की इसकी वैल्यू होगी इस तरह जा रहा हूँ। E2 की वैल्यू फिक्स है और मैं वी एक्स वाई की वैल्यू बढ़ाई चले जा रहा हूँ। अगर रेजिस्टेंस, डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, तो आपके पास जो करंट है जो इस लूप के अंदर किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस वक्त तो क्लॉकवाइज होगा, वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ का पोटेंशियल है बढ़ाई चले जा रहा हूँ। मैं एंटी क्लॉकवाइज रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, लेट्स से कि एक्स वाई आपके पास 4 वोल्ट है और टेस्ट सेल आपके पास 2 वोल्ट है, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ द फ्लो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सर वी एक्स वाई कैसे इंक्रीज होगा? बेटा वी एक्स वाई इंक्रीज होगा जब मैं स्लाइडर को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये आपने सही हाईलाइट किया, दिस इज एक्स ए, आई एम सो सॉरी, दिस इज एक्स ए, वी एक्स वाई फिक्स्ड है, वो आपने ठीक हाईलाइट किया। दिस इज वी एक्स ए एक्चुअली, ठीक है ना, वी एक्स ए, जिसको मैंने वी एक्स वाई बोल दिया। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था कि मैं स्लाइडर को मूव करने से आ रहा हूँ। अच्छा, देर वुड बी अ पॉइंट जहां पर आपके पास ये जो पोटेंशियल है वी एक्स वाई, ये बराबर हो जाए टू द ईएमएफ ऑफ द टेस्ट सेल। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो गया तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एफ वी एक्स वाई, सॉरी अगेन मैंने वी एक्स वाई बोल रहा हूँ, इट्स वी एक्स ए एक्चुअली, वी एक्स ए इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ टेस्ट सेल। तब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, तो इक्वल हो गया, तो उसके उसके बाद क्या होना चाहिए आप? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि वी एक्स ए माइनस ई टू वुड बी जीरो। अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि एमीटर रिकॉर्ड्स जीरो करंट। ऐसा ही है, नो करंट विल फ्लो। दोबारा रिपीट करते हैं। बेटा पहले आपके पास क्या था, टेस्ट सेल की वैल्यू वी एक्स ए से ज्यादा थी, करंट फ्लो कर रहा था, एमीटर में एक सर्टेन रीडिंग थी। क्या किया हम लोगों ने, हमने स्लाइडर को आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव किया, हमने वी एक्स वाई की वैल्यू हम बढ़ाते चले गए, वी एक्स ए की वैल्यू हम बढ़ाते चले गए। वी एक्स ए की वैल्यू जब से मैं बढ़ाते चला गया तो करंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती चली गई। ओवर द लेंथ एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आपके पास वी एक्स ए और वी ए और टेस्ट सेल का ईएमएफ बराबर हो गया। इन दैट केस आपके पास देयर वाज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, द पॉइंट द लेंथ एट विच दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन इज मीट, ठीक है, वो पॉइंट आपके पास कहलाता है नल पॉइंट, जहां पर करंट जीरो होगा। दैट लेंथ वैल्यू वुड बी रेफर्ड एज नल पॉइंट। तो नल पॉइंट किसे कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ द वायर एट विच द लेंथ ऑफ द वायर, मैं जनरल टर्म्स लिखूंगा तो मैं अब अपने सिंबल्स के हिसाब से ही लिख रहा, द लेंथ ऑफ द वायर एट विच PD across that section of wire is equal to the EMF of the test cell। ठीक है, हाँ। अब अगर मैं अब अगर मैं नल पॉइंट से भी आगे जाता हूं तो उस वक्त मेरा वी एक्स ए वुड बी ग्रेटर देन ड्राइवर टेस्ट सेल। अब जो वायर है वो प्रोवाइड कर रहा होगा करंट टू दी टेस्ट सेल, मतलब मेरा सेल चार्ज होना शुरू हो जाएगा इन केस मैं इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो नल पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं।
अब यहाँ से आप क्या क्या काम कर सकते हैं या इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो इफ आई हैव एन अननोन बैटरी तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। पहली बात, if I have a doubt of leakage in any battery or in any galvanometer or in a current meter, तो मैं यहाँ से इसको चेक कर सकता हूँ। दूसरा, देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ओलेविस में एक नाम सुना था थर्मोकपल थर्मोमीटर का। हम हमने ये पढ़ा था कि थर्मोकपल थर्मोमीटर में वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल होता है विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो वेरिएशन होता है कितना होता है बेटा, ये माइक्रो वोल्ट्स के अंदर आ रहा होता है। तो माइक्रो वोल्ट्स के केसेस के अंदर मैं उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी एक नॉर्मल अपना जो लैब के अंदर हम मल्टीमीटर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस की कम से कम इतना खा जाएगी पोटेंशियल। तो ऐसे केसेस में हम नल पॉइंट को यूज करेंगे, नल पॉइंट मेथड को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि नल पॉइंट मेथड जो है वो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज दे रहा होगा। अब जबकि नल पॉइंट मेरे पास अचीव हो गया है, तो लेट से कि नल पॉइंट जो जिस लेंथ पे अचीव हुआ है उस लेंथ को मैं एक्स कह रहा हूँ। द लेंथ एट विच द नल पॉइंट इज अचीव उसको मैंने लेट से एक्स का नाम दिया। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे ये पता है कि जो रेशो एक्स और एल का है वही रेशो रेजिस्टेंस का होगा, ए से लेके एक्स तक डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। और वही रेशो मेरे पास पोटेंशियल का होगा। अब मैं वी एक्स ए बोलूं या फिर मैं ई टू बोलूं, एक ही बात है। और मैं वी एक्स वाई बोलूं या फिर मैं ई वन बोलूं, एक ही बात है। आई बात समझ में। तो मैं यहां से फॉर एग्जांपल मुझे इस टेस्ट सेल की वैल्यू नहीं पता थी, देखिए ना एक एग्जांपल दे। अब ये टेस्ट सेल मैंने लगाया, मुझे ड्राइवर्स बैटरी पता थी कि मैंने कहा कि जनाब ड्राइवर्स बैटरी जो थी वो मेरे पास थी लेट्स से 18 वोल्ट की, राइट। अच्छा, लेंथ ऑफ द वायर वाज फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर, राइट। और रेजिस्टेंस आपके पास थी इसकी 20 ओम्स। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितनी थी इसकी आपके पास 20 ओम्स। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल रेंडम एग्जाम्पल है तो हो सकता है आंसर थोड़ा सा वियर्ड आ जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ कैलकुलेशन समझ रहे हैं। लेट्स से कि नल पॉइंट जो है वो हमारे पास अचीव होता है एट 100 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ली है। तो लेट्स से नल पॉइंट मेरे पास अचीव हो रहा है एट 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करूंगा। आई नो दैट कि 20 पर जो पोटेंशियल है ओवर 100, वो ही आपके पास E2 ओवर E1 होगा। ठीक है। E1 की वैल्यू इज 18, दिस वुड बी 0.2। तो मैं यहाँ से इजीली अननोन वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए 3.6 आप लोगों ने वैल्यू बताई है, तो दिस इज 3.6, तो इट वाज जस्ट अ रैंडम वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दें कि इस वक्त जिस वक्त नल पॉइंट अचीव हुआ था तो वो रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, तो सेम रेशो से बेटा आप रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करोगे, यू नो दैट एक्स ओवर एल जो है वो आर ए एक्स या एक्स ए एक्चुअली एंड टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो मैंने जो नल पॉइंट अचीव हमारा हुआ था वो 20 सेंटीमीटर पे हुआ था, 100 से डिवाइड किया इसको, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड किया। अच्छा, मुझे आर ए एक्स चाहिए कि कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू पे ये अचीव हुआ था, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो मुझे है वो 20 गिवन है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन वाज 4 ओम्स। क्लियर हुई बात बच्चों, इसकी वर्किंग समझ में आई। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ।
ठीक है, चैप्टर वाले बच्चों समझ में आया? हाँ, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट रेशो। चलो, अब देखो मजा कब आता है, जहां तक तो थी बातें आसान से, अब आएगा मजा। व्हाट इफ बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद हो, या फिर बैटरी के साथ कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपके पास मौजूद हो। सही है। उस वक्त आपके पास नल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ होगी, वो जरा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। मैंने अभी जो सिचुएशन ली थी ना, मैं उसी सिचुएशन को कंटिन्यू करूंगा इस वाली एग्जांपल को, ताकि हम नल पॉइंट के मूवमेंट की कंपैरिजन चेक कर पाए। ठीक है ना, तो ये जो भी कैलकुलेशन की थी हम लोगों ने, मैं इसी कैलकुलेशन की एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिचुएशन जो थी वो, हमने 18 वोल्ट का हमारे पास ड्राइवर सेल था। ठीक है। और जो हमने टेस्ट सेल था हमारा, दैट वाज ऑफ 3.6 वोल्ट। राइट। जो लेंथ थी हमारे पास, टोटल लेंथ दैट वाज 100 सेंटीमीटर। और अब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस मैंने टोटल ली थी दैट वाज 20 ओम्स। लेकिन पहले बस एक फर्क ये था कि यहाँ पर ये रजिस्टर मौजूद नहीं था, अब ये रजिस्टर भी मौजूद है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर, जो कि मैंने इन सीरीज ऐड किया है, दैट इज 20, दैट इज 2 ओम्स। ठीक है। प्रीवियसली आपके पास क्या था? प्रीवियसली, अच्छा इन पॉइंट को मैंने एक्स वाई मार्क किया था, तो मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रीवियसली आपके पास जो वी एक्स वाई था, दैट वाज टोटली इक्वल टू E1, जो कि आपके पास 18 वोल्ट के बराबर था अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल। ठीक है। लेकिन वो ऐसा इसलिए था क्योंकि द रेजिस्टिव वायर वाज ऑल अलोन पैरेलल टू दी बैटरी। ठीक है ना, तो उसके अलावा और कोई चीज लगी भी नहीं थी, तो जितना पोटेंशियल ऊपर था उतना पोटेंशियल आपके पास यहाँ पर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि आपके पास एक और सीरीज के अंदर एक कंपोनेंट आ चुका हुआ है, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या होगी? 18 में से अ- थोड़ा बहुत जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर जा रहा होगा, और बाकी जो आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। तो इन जनरल आपके पास क्या फर्क पड़ेगा, पहले वो देख लेते हैं बाय रेशो मेथड, और उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखिए नल पॉइंट को हमने कहा था एक्स। ठीक है। नल पॉइंट हमारे पास एक्स था, एक्स ओवर एल वी ऑफ टेस्ट सेल, सॉरी हाँ, टेस्ट सेल का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय वी एक्स वाई। एक्चुअली ये था आपके पास। ठीक है। अब हुआ ये है कि आपके पास जब से आपने ये लगाया है, तो इसके ऊपर पहले तो 18 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल आ रहा था। अब इसके ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट वुड बी अ बिट लेसर देन 18 वोल्ट, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। अगर ये रेजिस्टर की वैल्यू 18 क्या कहते हैं 20 ओम्स की लगा दूंगा, तो यहाँ तो 9 वोल्ट आ रहा होगा, आधा ही आधा डिवाइड हो जाएगा। राइट, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। लेकिन अब जो वोल्टेज की वैल्यू है वी एक्स वाई की, वो आपके पास डिक्रीज हो चुकी हुई है। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके पास ये लेंथ कांस्टेंट वैल्यू है, आप लेंथ तो चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। वी टी मतलब टेस्ट सेल आपके पास कांस्टेंट है, टेस्ट सेल की वैल्यू को आपने चेंज नहीं किया। अल्टीमेटली फर्क किस चीज पे पड़ रहा है? अल्टीमेटली फर्क पड़ रहा है नल पॉइंट के ऊपर। और नल पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ा? नल पॉइंट आपके पास इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। तो अगर पहले नल पॉइंट आपके पास आ रहा था फॉर एग्जाम्पल एट द लेंथ ऑफ, पहले नल पॉइंट आ रहा था लेट से यहाँ पे, और हमने लेंथ पॉइंट, लेंथ को हमने स्पेसिफाई किया था 20 सेंटीमीटर स्पेसिफाई किया था। अब देख लेते हैं, अब जो आपके पास नल पॉइंट होगा वो मूव कर जाएगा टूवर्ड्स वाई। ठीक है। तो अगर आप एक सीरीज में, बैटरी के साथ सीरीज में एक रजिस्टर प्लेस कर लेते हैं, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आया आपके पास? उसका ओवरऑल इफेक्ट ये आया कि नल पॉइंट
shifts towards y या फिर towards right। आई बस समझ में। अब कितना शिफ्ट करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले वी एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। देखें वी एक्स वाई को हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला से इस्तेमाल कर रहे हैं। वी एक्स वाई को, अच्छा थोड़ी देर के लिए इस सर्किट को भूल जाओ। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके पास एक बैटरी है 18 वोल्ट की, सीरीज में लगा हुआ है एक 2 ओम का और एक 20 ओम का रेजिस्टर। और मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ 20 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगा के, दैट वुड बी 20 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस 22 मल्टीप्लाई बाय द टोटल पोटेंशियल दैट इज 18 वोल्ट्स। तो ये वैल्यू आप लोगों ने 16.4 वोल्ट्स कैलकुलेट करके दी। ठीक है, तो अब वी एक्स वाई की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 15 वोल्ट्स। ठीक है, अब न्यू नल पॉइंट की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। न्यू वैल्यू ऑफ नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट की न्यू वैल्यू आपके पास किस तरह निकलेगी, आप इसी रेशो को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने इसको x ही कह देना है, चलो। मैंने कहा न्यू वैल्यू ऑफ x वुड बी लेंथ, आपके पास आपने चेंज नहीं की है। ठीक है ना, वायर की लेंथ इतनी रहेगी आपके पास। जो अब आपके पास पोटेंशियल है, अच्छा ये पोटेंशियल मैं यही वाला यूज करूंगा, टेस्ट सेल की पोटेंशियल को मैंने चेंज नहीं किया, 3.6 ही रखा। लेकिन जो पोटेंशियल अक्रॉस वायर आ रहा था वो 16.4 हो चुका। तो नाउ द वैल्यू इज 16.4। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें जरा जल्दी से। जब न्यू लेंथ एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने रेशियो से जो अंदाजा लगाया कि इट शुड मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। 22, चलिए 22 सेंटीमीटर है। 21.9 मतलब 22 आ गया। ठीक है, अब इसी में सिचुएशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगाया था बैटरी के साथ इन सीरीज, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर नहीं है, लेट्स से 10 ओम का एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ऐसा कर लेते हैं। तो जितनी ज्यादा मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, आपको ऐसा लगता है कि वी एक्स वाई उतना कम होता चला जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि एक के अक्रॉस रेजिस्टेंस बड़ी वोल्टेज बढ़ रहा है तो दूसरे अक्रॉस कम हो रहा होगा। अगर मैं इस रेजिस्टर को कर दूं वेरिएबल रेजिस्टर और इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता चला जाऊंगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। वैल्यू ऑफ वी एक्स वाई मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो डिक्रीज होता चला जाएगा, आपके पास जो नल पॉइंट की वैल्यू है वो फर्दर टुवर्ड्स राइट जाती चली जाएगी। अरीबा समझ में, इट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर लेंथ टू अचीव दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आ रहे हैं अभी उस तरफ, आ रहे हैं अभी उस तरफ पहुंच रहे हैं। यहां तक की सारी बातें आप सबको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हम लोगों ने टेस्ट सेल के साथ उठा करके एक रेजिस्टर प्लेस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मैंने अभी जो आपको सर्किट शो कर रखा हुआ है, इसमें अभी स्लाइडर हम एडजस्ट करेंगे। आपके हिसाब से इफ द एक्स्ट्रा रजिस्टर इज प्लेस्ड अलोंग विद द टेस्ट सेल, नल पॉइंट पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? अच्छा, तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट जाना चाहिए टुवर्ड्स राइट जाना चाहिए? टुवर्ड्स लेफ्ट जाना चाहिए। कोई कैलकुलेशन, कोई रेशो? अच्छा, अब जरा नल पॉइंट को मेरे साथ रिकॉल करके मुझे बताना, नल पॉइंट किसे कहते थे? नल पॉइंट आप उस पॉइंट को कह रहे थे
नल पॉइंट, आप उस पॉइंट को कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि नल पॉइंट जो अचीव होता है वो इस पॉइंट पर अचीव हो रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो इस सेल के बराबर होगा। इस सेल के बराबर होने से हो क्या रहा था, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो रहा था तो आपके पास जो करंट की रीडिंग थी वो थी जीरो। मतलब इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ऐसा ही है बेटा, अगर इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मतलब आई आर में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इसमें से इस रजिस्टर में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर इस रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप है ही नहीं, राइट। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा नल पॉइंट के ऊपर तो इस रजिस्टर के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर है ही नहीं जैसे। तो अगर मैं टेस्ट सेल के साथ एक रजिस्टर लगा देता हूँ तो बेटा नल पॉइंट पे उस टेस्ट सेल का इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द नल पॉइंट। सही है ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को लिख रहे हैं, हम लिखेंगे प्लेसिंग अ नल पॉइंट, प्लेसिंग अ रजिस्टर along या in series with the, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अगर वो यहाँ पर भी लगा होगा तब भी करंट तो जीरो ही है ना, है ना। करंट तो तब भी आपके पास जीरो होगा। चले, तो हमने कहा कि इन सीरीज विद दी टेस्ट सेल इट वुड हैव नो इफेक्ट ऑन नल पॉइंट सिंस नो करंट फ्लोज थ्रू दैट रजिस्टर। हाँ, भले से जितना भी होगा, देखो यार यहाँ पे आप 1000 ओम का लगा दो, जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, नल पॉइंट पे कब फर्क पड़ेगा, जब पोटेंशियल्स पे फर्क पड़ेगा, ये जहन में रख। नल पॉइंट पे कब फर्क पड़ेगा, जब वोल्टेज की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, जब वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है। अब कब आएगा नल पॉइंट पे चेंज, वो यहाँ पे, ये आ गया सवाल आपके पास जबरदस्त किस्म का। ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर लैंप लगा दे, देखो यहाँ पे तुम लगाओ लैंप, इसको रखा है यहाँ पे, करंट फ्लो कर रहा होगा तो लैंप जल रहा होगा। जैसे जैसे तुम इसको आगे लाते जाओगे करंट का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, लैंप की ब्राइटनेस डिम होती चली जाएगी। जैसे ही नल पॉइंट अचीव होगा इसका मतलब है कि वहां पे लैंप जो है वो चलना बंद हो जाए। नहीं, उस सूरत में भी नहीं होगा। देखो, अगर आपके पास यहाँ पे ये टेस्ट सेल मौजूद है और आपका ये जो है नल पॉइंट से पहले है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल ड्रॉप की बात करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो तो सेम आने वाला है आपके पास। मतलब जिस वक्त नल पॉइंट होगा उस वक्त तो वो वही रहने वाली वैल्यू, सारी बात वैल्यू। अगर ज्यादा लेके तो डेफिनेटली अगर वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना आपके पास। अच्छा, मैं फिर से समझा देता हूँ। तुम्हारा सवाल ये है सर, अगर मूवेबल एंड पहले से नल पॉइंट पर नहीं है और हम टेस्ट सेल के साथ रजिस्टर लगा दें तो नल पॉइंट
लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा ना? नहीं होगा। क्यों होगा तुम्हारे हिसाब से? टेस्ट सेल का ईएमएफ तुम चेंज कर रहे हो? नहीं ना, तुम इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, राइट? उससे इसका ईएमएफ थोड़ी बैलेंस आउट हो रहा, राइट? इसका ईएमएफ थोड़ी बैलेंस आउट होगा। अच्छा, और फर्दर ये है कि जैसे जैसे मैं राइट मूव कर रहा हूँ ईएमएफ बैलेंस करने के लिए, उसका करंट भी तो रिड्यूस हो रहा है। एंड ईएमएफ बैलेंस कब होगा? जिस पॉइंट पे करंट ही नहीं था। तो वो अगेन वी एक्स ए जो था हमारे पास, वो इस रजिस्टर की वैल्यू के बराबर था। तो नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अब ये तो देखो सिचुएशन ये है कि सर अगर मैं ईएमएफ ही चेंज कर दूं, अगर मैं ये चेंज करूँ, डेफिनेटली आप मेजर चीज चेंज कर रहे हो तब तो फर्क पड़ेगा। बोलो सर मैं तार चेंज कर दूं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा भाई। अभी हम ये देख रहे हैं क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोलो सर मैं ये वाला टेस्ट सेल चेंज कर दूं, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा भाई साहब। सही है, आप तो एक नई कहानी शुरू कर दी। अच्छा, अब देखो मजेदार सी चीज के, किस वक्त टेस्ट सेल के साथ जो ईएमएफ होता है वो इफेक्ट करता है, जो आपके पास रेजिस्टर होता है वो इफेक्ट करता है। गौर से समझे। देखें, अगर आपके पास एक सर्किट ऐसा शो कर रखा हुआ है, और मैं कहूँ कि ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे आप लोग समझिएगा। ठीक है, मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल था, दैट जो ईएमएफ था दैट वाज 18 वोल्ट। ठीक है, जो आपके पास टेस्ट सेल था दैट वाज ऑफ 3.6 वोल्ट, राइट? अच्छा, इसको मैंने कहा ये 1 ओम का एक रेजिस्टर है, इसको मैंने कहा कि ये 2 ओम का एक रेजिस्टर है। अच्छा, इसकी लेंथ वगैरह हम सब वही लेते हैं कि इसकी लेंथ मैंने कही थी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस को हम वही वैल्यू लेते हैं 20 ओम्स, ताकि हमारे पास वैल्यू की कंपैरिजन आसान हो जाए। ठीक है, अब आपके पास सिचुएशन ये है कि यहाँ तो लगा हुआ होगा स्लाइडर, वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पास ये जो सर्किट है, दूसरा वाला सर्किट, जिस सर्किट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, इनको मैंने नाम दिया एक्स का, इसको मैंने नाम दिया वाई का, और जहां पे स्लाइडर रखेंगे उसको हम नाम रख देंगे एक्स का, एन का, ओ का रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओ रख लेंगे, जो पुरानी एग्जाम्पल पे वही। राइट, देखो जिस वक्त मेरे पास स्विच ओपन है, तो उस वक्त इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर, इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना करने का मतलब ये है कि ये सर्किट वुड बी इक्वली गुड एज दिस सर्किट। क्योंकि जब इतने हिस्से में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो ये इज जस्ट लाइक इट इज नॉट देयर, कनेक्टेड ही नहीं है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा उसके अंदर। ठीक है, तो जिस वक्त आपके पास इस ये स्विच ओपन है, तो समझने की ये चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। उस वक्त नल पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी? तो पहली सिचुएशन हमने कहा व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि नो करंट फ्लोस, थ्रू, अब मैं लूप का नाम ले रहा हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, इन दैट केस आपके पास जो नल पॉइंट होगा उसकी वैल्यू एक दफा दोबारा निकाल लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। नल पॉइंट आपके पास कहाँ आएगा? नल पॉइंट हमने लेट से कि यहाँ मार्क कर दिया, कि नल पॉइंट यहाँ आ रहा था आपके पास। ठीक है, इसको मैंने ओ कहा, तो मैं कहूँगा लेंथ एक्स ओ, जो नल पॉइंट की लेंथ है, वो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, ई एम एफ वुड बी 3.6 डिवाइडेड बाय टोटल ई एम एफ जो हमने रखा था दैट वाज 18।
और यहाँ से हमारे पास जो नल पॉइंट की वैल्यू आ रही थी दैट वाज 20 सेंटीमीटर शायद, ऐसे ही है। ठीक है, ये वो प्रीवियस था सिचुएशन। अच्छा, जिस वक्त मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं, अब सिचुएशन बदल जाएगी। अगर मैं कर दूं स्विच को क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नल पॉइंट, अगर नल पॉइंट आता है तो सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर है, मतलब सिर्फ इस लूप के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, चाहे नल पॉइंट हो या ना हो, इस लूप में तो करंट फ्लो कर रहा होगा ना, क्योंकि ये स्विच तो बंद है। करंट सिर्फ इस लूप का फ्लो नहीं कर रहा, इस लूप का फ्लो कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो अब आप जरा गौर से सिचुएशन सुनिएगा बेटा। जिस वक्त आपके पास स्विच ये बंद था, उस वक्त यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, करंट इसमें से भी जा रहा था, इधर भी ड्रॉप था, करंट इसमें से भी जा रहा था, इधर भी आपके पास एक ड्रॉप आ रहा था। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा होगा, जरा वो निकाल लो बेटा। वो किस तरह निकालोगे, सीरीज सर्किट है आपके पास, तो सॉल्विंग करंट ए बी सी डी पहले, ठीक है, सॉल्विंग ए बी सी एंड डी, राइट। तो मैं लगा रहा हूँ किरचॉफ का सेकेंड लॉ, तो 3.6 सीरीज सर्किट है। इतने एक्सपर्ट हो चुके हो तो मैं थोड़ा सा स्पीड में काम करूंगा। मैंने लिखा 1+2, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास, करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाती है बेटा 1.2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, गौर से देखना, मैं V1 कह रहा हूँ पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टर। अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी I/R, सही है। I/R का मतलब ये है कि ये मेरे पास हो जाएगा 1.2 × 1, दैट इज 1.2 वोल्ट्स, राइट। अब चूंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उस सूरत में ए बी का जो पोटेंशियल है नाउ दैट वोंट बी इक्वल टू 3.6। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कितना डिफरेंट होगा वो जरा देख लेते हैं। अब अगर मैं वी ए बी निकालता हूँ, तो पेन से ही रखते हैं, वी ए बी आपके पास होगा 3.6 -1.2। क्यों, 3.6 बैटरी का था जिसमें से ड्रॉप आ गया आपके पास 1.2 का, तो दैट इज 2.4। अब मुझे बताना कि नल पॉइंट अचीव करने के लिए मुझे 3.6 का पोटेंशियल चाहिए होगा यहाँ पे, या 2.4 का पोटेंशियल चाहिए होगा। नल पॉइंट के लिए मुझे 2.4 का पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। तो अब नल पॉइंट किस तरह अचीव करेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ नल पॉइंट, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। न्यू वैल्यू ऑफ नल पॉइंट, ठीक है। तो न्यू वैल्यू आपके पास किस तरह आ रही है, देखिए नल पॉइंट को आपने कहा था लेंथ, नल पॉइंट को आपने कहा लेंथ एक्स ओ डिवाइडेड बाय लेंथ एल, जो के बराबर था सेम रेशो जो कि आपके पास था, अब होगा वी ए बी डिवाइडेड बाय वी एक्स वाई, ठीक है। अब रिलेशन को समझ लें, आपके पास दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। आपके पास वी एक्स वाई दिस टाइम इज कांस्टेंट, हाँ फर्क आया है वी ए बी में, तो ये आपका डिक्रीज हुआ है, तो नल पॉइंट भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले नल पॉइंट आपको अचीव हो रहा था 20 सेंटीमीटर के ऊपर, अब जो नल पॉइंट है वो लेसर देन 20 सेंटीमीटर के ऊपर आना चाहिए। तो वैल्यूज रख करके पुट कर देख लेते। वैल्यूज आप निकाल रहे थे, एल एक्स ओ आपको निकालना है, दिस वाज 100 सेंटीमीटर, वी ए बी इज नाउ 2.4,
पहले 3.6 रखते थे इस जगह पे, और ये आपके पास 18 एज इट इज ही है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे नल पॉइंट की वैल्यू बताइएगा, न्यू नल पॉइंट कितना आ रहा है? 13.3, ऑलमोस्ट 13, टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि बेटा जिस वक्त, अब जरा, जिस वक्त ये स्विच ओपन था नल पॉइंट यहाँ अचीव हुआ था, देयर वाज जीरो करंट। जैसे ही आपने यहाँ पे नल पॉइंट रखा, अच्छा इस वक्त आपको एमीटर यहाँ रखना पड़ेगा नल पॉइंट चेक करने के लिए। जैसे ही आपने इसको बंद किया, आपका नल पॉइंट शिफ्ट हो गया इधर। आप इसकी रेजिस्टेंस को, अब ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव है। कब 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 इफेक्टिव होगी? जब ये स्विच बंद है। अगर ये स्विच खुला हुआ है तो इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है, इस स्विच की जगह इस रेजिस्टेंस की कितनी बड़ी कितनी छोटी वैल्यू आप लगाते चले जाओ। ठीक है ना? अब अगर स्विच बंद है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा, वी ए बी आपके पास डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब नल पॉइंट आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता रहेगा। आई बात समझ में बच्चों? पॉइंट्स क्लियर टिल नाउ, अप टिल हियर? चलें, so this is basically how potential how potentiometer works.